कि जिस भी घर को हमें पढ़ना है, जिस भी घर का आपसे प्रश्न पूछने वाला प्रश्न करने आया है, हम उसके सब लॉर्ड से पकड़ेंगे, हम राशि भाव में नहीं जाएंगे। मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आया है, तो आपको पता होगा, बेसिक आपने थोड़ा बहुत किया है, पर हम रिवाइज भी करेंगे कि हम चौथे घर से लेंगे। अब उसे प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है वो अलग बात है। तो शुरुआत हम सब लॉट से करेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हर घर को कोई भी काम एक घर से नहीं होता है। सिंपल से समझिए, अगर आप कोई काम अकेले करना चाहते हैं तो आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते। आपको या तो अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने बॉस की, अपने बच्चों की, अपने दोस्त की, किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, ये मान के चलिए। सिमिलरली कोई भी ग्रह अकेले डिलीवर नहीं करता है। तो हर घर किसी भी इवेंट के लिए एक मेन घर होता है। मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, ऑफिस में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपके लिए आपको आपका बॉस भी चाहिए, मेन करने वाले आप हैं, आपको अलॉट आपका बॉस करेगा और शायद आपका कोई ना कोई कोलीग आपको हेल्प करेगा। घर में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो शायद आप या आपकी पत्नी मेन काम कर रही है और कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। उसी तरीके से हर घर, हर घटना का एक मेन घर होता है और उसके 2 या 3 सहायक घर होते हैं। फिर से मैं दोहरा रही हूं, हर घर का एक मेन घर होता है। जैसे शादी का 7वां घर है, काम करने का, नौकरी नहीं, काम करने का 10वां घर है, बाहर जाने का, विदेश जाने का 12वां घर है, लोन लेने का 6ठा घर है, बीमार होने का 6ठा घर है। तो हर घर का एक मेन घर होता है और हर मेन घर के 2 या 3 सहायक घर होते हैं। अब इसके साथ एक और बात समझिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपोजिशन भी आता है, ये भी समझिए। तो हर घटना को निगेट करने वाला भी कोई होता है। मैंने आपको कल एक बड़ी मोटी सी बात बताई थी सिंपल शब्दों में कि ये याद रखिए, 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं और धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो समझ लीजिए कि हर घटना, हर इवेंट का हमें प्रॉमिस नहीं है। आप इस चीज को क्लियर मान के चलिए। देखिए, आप ज्योतिषी हैं, आप इस बात को समझेंगे, आपको क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जैसे उसको डील करेंगे, जो आपकी जो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होगी। कई लोग जो होते हैं इवेंट को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है ये कैसे नहीं होगा। ये बहुत क्लाइंटों की प्रॉब्लम होती है कि वो आते ही आपको बोलेंगे, अरे आप कैसे कहते हैं प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, मैंने तो इसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया, मैंने लोन ले लिया, मैंने ये कर दिया। उसमें अक्सर ज्योतिष जो होता है वो एक तरीके से बंध जाता है, उसे लगता है कि मुझे एक पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो चला जाएगा। लेकिन डीप डाउन आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ काम नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह घर के सपोर्टिव हाउसेस होते हैं उसी तरीके से घर के नेगेटिव हाउसेस भी होते हैं। तो आज हम लगन की बात कर रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि लगन से व्यक्ति कितना सक्सेसफुल होगा। तो आपने देखा है कि जो लगन के लिए जो होगा वो पहला सब लॉर्ड लगन ही होगा। तो लगन का पहला सब लॉर्ड, जब हम किसी व्यक्ति की सक्सेस के बारे में जानेंगे, जब हम किसी व्यक्ति की आयु के बारे में जानेंगे, उन दोनों कंडीशन में लगन का जो सब लॉर्ड है वो उसका प्रमुख घर होगा। अब डिपेंड करेगा कि हम उसका जीवन देख रहे हैं तो वो घर अलग होंगे, अगर हम उसकी सक्सेस देख रहे हैं तो उसके घर अलग होंगे, अगर हम उसकी सक्सेस देख रहे हैं तो उसकी सक्सेस के घर अलग होंगे, उसके फेलियर के घर अलग होंगे। अगर हम उसकी जीवन आयु, जीवन काल देख रहे हैं कितना है, तो उसके सपोर्टिंग घर अलग होंगे और उसको अनसपोर्टिंग घर या उसको निगेट करने वाले घर वो भी अलग होंगे। तो वही पराशर की तरह सिंपली है। ये याद रखिए कि कृष्णमूर्ति पद्धति अपने आप में कोई बहुत डिफरेंट चीज नहीं है, ये टेक्निक है जिससे हम इवेंट को बड़ी जल्दी निकालते हैं और हम उसका टाइम भी बहुत क्लोज प्रिसाइज निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपको पराशर आता है, वंडरफुल। नहीं भी आता तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। तो यहाँ पर हमने चार्ट लिया है श्री विवेकानंद जी का, और यहाँ पर उनके सब लॉर्ड जो हैं वो बृहस्पति हैं।
कई बार जो लगन का जो सबलॉर्ड है वो भी हमें किसी के व्यक्तित्व के बारे में बता सकता है। अब देखिए, लगन का सबलॉर्ड यहाँ पे बृहस्पति है, और बृहस्पति का मतलब क्या है? धर्म है, ज्ञान है, और ज्ञान भी जो बहुत ही पवित्र तरीके का ज्ञान है, ये कोई पाखंड वाला ज्ञान नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कस्पल पोजीशन में जिस भाव की हमें घटना बतानी है उस भाव का सबलॉर्ड कौन है। तो आप अपने कोने में लिखिए, जुपिटर लिखिए आप। मैं वैसे आगे लिख दूंगी और आपको आगे समझाती भी जाऊंगी कि आप लिखेंगे कैसे, पर पहले आपको मैं मोटा मोटा समझा रही हूँ। तो आप पहले जाके देखिए कि लगन का जो सबलॉर्ड है इसने कौन से घर में बैठा है और कौन से घरों का स्वामी है। सबसे इंपॉर्टेंट, लगन का या जिस भी भाव का। अब आप अगर लिख सकते हैं तो अच्छा है। आप लोग नोट्स बनाएंगे? जी सर, जी मैम, बनाएंगे। लिखिए, जिस भी भाव की घटना को हमें पढ़ना है उसका सबलॉर्ड नोट करें। ये दो पार्ट बनेंगे। पार्ट ए, अब मैं आपको लिखती हूं यहां पर, मैं अंग्रेजी में लिख रही हूं और हिंदी में आप इसको हिंदी में बोलती जाती हूँ, ठीक है ना। नोट द सबलॉर्ड ऑफ द हाउस फॉर स्टडी, ये पार्ट ए है। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि आप जिस भी भाव की घटना बतानी है उसके सबलॉर्ड को नोट करें। सो नोट द सबलॉर्ड ऑफ द हाउस फॉर द स्टडी। ठीक है, इसमें क्या है आपके लिए? यहां पर है बृहस्पति, ये आपका पहला नोट हो गया। इसके बाद आप दूसरा नोट बनाइए कि आप ये देखिए कि बृहस्पति ने कौन कौन से घर लिए हैं, और इसको देखने के लिए आप भावा चार्ट में जाइए, आप राशि चार्ट में मत देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जो सही जो चीज देखेंगे वो हम भाव चार्ट से देखेंगे। सो अब इसमें देखिए कि बृहस्पति ने तीसरा और 12वां घर लिया है, तो आप लिखेंगे जुपिटर ओन्स, या जुपिटर के तीसरे और 12वें घरों का स्वामी है। ये पॉइंट नंबर 2 है। फिर तीसरा पॉइंट आपका ये है कि बृहस्पति की किस पर दृष्टि है। बिल्कुल वैसे ही चलते हैं हम जैसे पराशर। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि बृहस्पति ने कौन कौन से घर लिए हैं। लिखने के बाद हम वापस रिवाइज करेंगे नोट पे। अच्छा, बृहस्पति के ऊपर दृष्टि देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आस्पेक्ट, या आप हिंदी में लिखेंगे दृष्टि, आस्पेक्ट ऑन जुपिटर। तो जुपिटर के ऊपर मंगल का आस्पेक्ट है, मार्स। इसके बाद हम पहले हमने जुपिटर का पोर्टफोलियो देखा कि जुपिटर ने कौन कौन से घर लिए हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जुपिटर बैठे कहाँ हैं। और आगे, जुपिटर इज इन 9th हाउस। सबसे पहले जो बृहस्पति को देखिए कि बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, तो बृहस्पति 9वें घर में बैठे हैं, और बृहस्पति के पास तीसरा और 9वां घर है। इसके बाद हम देखेंगे कि बृहस्पति पर दृष्टि किसकी है। तो बृहस्पति, दोनों ही कंडीशन देखेंगे कि बृहस्पति पर दृष्टि किसकी है और बृहस्पति की दृष्टि किस पर है, दोनों। तो यहाँ पे सिर्फ बृहस्पति की जो दृष्टि है वो मंगल से है। तो अब हम मंगल को स्टडी करें। मंगल ने देखिए भाव चार्ट में ही देखिएगा कि मंगल तीसरे घर में है। मैम, बृहस्पति की मरकरी और वीनस पे भी है, उसको नहीं दृष्टि नहीं, दृष्टि हम राशि चार्ट से देखेंगे। राशि चार्ट सिर्फ हमको दृष्टि देखने के लिए है। पोजिशनिंग, ओके, लेट मी मेक इट अगेन क्लियर, प्लीज ध्यान से सुनिए कि दृष्टि हम राशि चार्ट से देखेंगे, लेकिन ओनरशिप और पोजीशन हम भाव चार्ट से देखेंगे, क्योंकि फलित जो है वो भाव चार्ट से निकलेगा, राशि चार्ट से नहीं निकलेगा। राशि चार्ट में ग्रह कहीं भी बैठा रहे। तो बृहस्पति की दृष्टि में सिर्फ मंगल है, और मंगल 3rd हाउस में है, और मंगल ने भावा चार्ट में
चौथा घर लिया है और 11वां घर लिया है। मैम एक बार दोबारा जुपिटर दृष्टि हम लोग राशि चार्ट से देखेंगे। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हम दृष्टियां राशि चार्ट से देखेंगे, लेकिन पोजीशन हम भाव चार्ट से देखेंगे, क्योंकि फलित जो है वो सारा भाव चार्ट से निकलेगा, राशि से नहीं। तो सबसे पहले जिस घर की हमें स्टडी करनी है, जिस घर का प्रेडिक्शन करना है, उसका हमने सब लॉर्ड लिया, नोट किया। पेन पेपर के बिना कभी प्लीज केपी मत चलिएगा, प्रेडिक्शन खराब हो जाएगी आपकी। तो हमने पहले बृहस्पति को लिया, हमने देखा कि बृहस्पति ने कौन कौन से घर लिए हैं। तो बृहस्पति ने 12वां घर लिया और तीसरा लिया, और इसके बाद हमने नोट किया कि बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। तो बृहस्पति 90 घर में बैठे हैं। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि बृहस्पति पर किसकी दृष्टि है। तो बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि है राशि चार्ट से। अब हमने मंगल को देखा, तो मंगल तीसरे घर में है, और मंगल का जो स्वामित्व है वो चौथे और 11वें घर का है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम फिर वापस जाते हैं इस चार्ट के ऊपर। अब चूंकि नक्षत्र की है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो ध्यान से देखेगा चार्ट को, कि जो लगन का जो सब लॉर्ड है, अब हम उसके स्टार लॉर्ड पे जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मार्स कौन से हाउस ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी देखेंगे भावा चार्ट से। तीसरे घर में मैंने लिख दिया, देख लीजिए, मार्स तीसरे घर में। मार्स का सिर्फ एस्पेक्ट देखेंगे कि वो भी देखेंगे हाउस कौन से ओन कर रहा है। मैंने लिखा है ना, मार्स तीसरे और चौथे घर और 11वें घर का ओनर है, और तीसरे घर में बैठा है। ओके, आपको ये नोट करना है। और जुपिटर की दृष्टि जिन ग्रहों पर है उसको भी नोट करेंगे। हाँ, लेकिन जुपिटर की सिर्फ मंगल पे दृष्टि। तो सब लॉर्ड को कौन देख रहा है और सब लॉर्ड किसको देख रहा है, हमने वो ग्रह नोट कर लिए। तो हमारे पास अब 2 ग्रह आ गए यहाँ पर। इसके बाद हमारा ये पार्ट ए था। अब हम पार्ट बी पे जाएंगे, और पार्ट बी में यहाँ पे देखिए, अब प्लैनेटरी पोजीशन के ग्राफ पे आइए और देखिए मेरा कर्सर बृहस्पति पर है। बृहस्पति तुला राशि में है, इतने डिग्री के हैं, इतने साइन में है, कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ देखेंगे कि बृहस्पति किसके नक्षत्र में है। तो मैं मेमोरी से वैसे बता सकती हूँ कि जुपिटर इस समय मंगल के नक्षत्र में है। आई थिंक यहाँ पे चित्रा पड़ता है। एनीवे, तो बृहस्पति इस समय मंगल के नक्षत्र में है। तो अब हम वापस मंगल को देखते हैं। तो मंगल हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। मंगल की हमको स्टडी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मंगल को देखा है। मैम प्लैनेटरी पोजीशन का एक बार और प्लीज रिपीट कर दें। दोबारा बोलती हूँ, लगन प्लैनेटरी पोजीशन में जुपिटर को देखना है आपको। ओके। लगन के सब, जिस घर की हमें क्या प्रेडिक्शन करना, उसका हमने सब लॉर्ड लिया। उस सब लॉर्ड को देखा हमने कि वो कहाँ पर बैठा है और किन किन घरों का मालिक है। एक बात हुई। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बृहस्पति है, तो बृहस्पति ने तीसरा घर लिया है और 12वां लिया है। बृहस्पति 9वें घर में बैठे हैं। दूसरा है कि बृहस्पति पर किसकी दृष्टि है या बृहस्पति की किस पर दृष्टि, दोनों चीजें। आप पराशर में भी यही चीज देखते हैं। बृहस्पति की दृष्टि में कोई नहीं है, लेकिन बृहस्पति पर सिर्फ मंगल की दृष्टि है और बृहस्पति की मंगल पे दृष्टि है। मंगल देखते हैं हम। मंगल जो है वो तीसरे घर का स्वामी है और मंगल 11वें घर का स्वामी है, और मंगल तीसरे घर में चले गए। ये सब पार्ट था, ये पार्ट ए था। मैम मंगल तीसरे घर में तो भाव चार्ट में गए हैं। मैम यही चीज समझ नहीं आ रही, मंगल कौन से घर में चला है? दृष्टि कैसे, दृष्टि बताइए कैसे होगा? मंगल की सीधी सीधे सप्तम दृष्टि बृहस्पति पर है। मैम केतु की भी जा रही है? नहीं, केतु पांचवी जा रही है, 5वें हाउस से 5वीं। नहीं, वो दृष्टि राशि चार्ट से देखना है। नहीं, राहु केतु की दृष्टियां नहीं है, प्लीज नोट करिए। राहु केतु डू नॉट हैव एनी एस्पेक्ट। ओके। मैडम ये जो नंबरिंग है ना गलत लग रहा है, इसलिए सबको डाउट आ रहा है। कोई नंबरिंग गलत नहीं है। कौन सी नंबर? वो चार्ट में चार्ट देखना है ना उसका। आप चार्ट देखिए ना, भावा चार्ट देखना है इसका।
आप भावा चार्ट देखिए, भावा चार्ट में मंगल तीसरे घर में चले गए हैं। वो 12 बोल के लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है ना, वो तीसरे घर में चले गए। यही तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कि इसमें जो है घर और ग्रह दोनों ही मूव करते हैं, ये फिक्स नहीं रहता है पराशर के जैसे। राहु केतु की नहीं दृष्टि देखनी, बाकी सब एक ग्रहों की देखनी है। एक मिनट मैडम, आप जब भी बताते हैं ना वो चार्ट के हिसाब में बोलिए। तीसरा घर बोल तो सभी को डाउट आएगा। वो चार्ट में आप नोट करते जाइए, आप पहले नोट करते जाइए, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपकी फिर समझ में आ जाएगा, फिर आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगी। तो आपने मंगल को लिखा, मंगल तीसरे घर में है भावा चार्ट में। लुक एट द भावा चार्ट प्लीज। मंगल तीसरे घर में है, मंगल चौथे और 11वें घर का स्वामी। मैंने लिखा मार्स ओन्स 4th and 11th हाउस। इसके बाद मैंने आपको बोला कि पार्ट बी है इसका। पार्ट बी ये है कि सबलॉर्ड फाइंड द स्टार लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड। उपनक्षत्र स्वामी का, जो ऊपर पार्ट ए में उपनक्षत्र स्वामी है, उसका नक्षत्र स्वामी ढूंढिए। आप ये लिखिए। और इस केस में बृहस्पति आपका उपनक्षत्र है पहले घर का, उसका नक्षत्र स्वामी मंगल है। कौन सा नक्षत्र कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस केस में नो, लेट मी कंप्लीट इट, आई विल आंसर यू एवरीथिंग लेटर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं एक ही चार्ट कराऊंगी, पक्का कराऊंगी, डोंट वरी। तो हमने इसमें बृहस्पति को देखा एज ए सब लॉर्ड, उपनक्षत्र स्वामी के रूप में। हमने पहले घर के उपनक्षत्र स्वामी के रूप में हमने बृहस्पति को देखा। फिर हमने देखा कि बृहस्पति किसके नक्षत्र में है, वो पार्ट बी है आपका। पार्ट बी में बृहस्पति मंगल के ही नक्षत्र में है और मंगल की उन पे दृष्टि पड़ रही थी, तो मंगल को हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने देख लिया कि मंगल तीसरे भाव में है और तीसरे और 11वें के स्वामी हैं। अब हम देखेंगे कि मंगल की दृष्टि किस पर है। चौथे और 11वें के स्वामी है। चौथे और 11वें के स्वामी हैं, तीसरे में बैठे हैं। अब हम देखेंगे कि मंगल की किस पर दृष्टि है। तो मंगल की फिर बृहस्पति पे दृष्टि। अब मंगल हमारे लिए एक नया स्टार हो गया, अब मंगल एक अलग ग्रह है। अब हम मंगल को अलग से समझेंगे। जैसे हमने पार्ट ए में बृहस्पति को समझा कि बृहस्पति के कौन से घर हैं, बृहस्पति कहाँ बैठे हैं और बृहस्पति पर किसकी दृष्टि है, उसी तरीके से अब हम मंगल को समझेंगे। तो मंगल फिर से लिख लेते हैं, मार्स इज इन 3rd हाउस। लिखिए मंगल तीसरे घर में है, मार्स ओन्स 4th and 11th हाउस। मंगल चौथे और 11वें घर के मालिक हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि मंगल पर किसकी दृष्टि है या मंगल की दृष्टि किस पर है। तो मंगल की दृष्टि सिर्फ राहु पर है। तो मार्स आस्पेक्ट राहु। तो अब हम राहु को पकड़ेंगे कि राहु कहां बैठा है। राहु आप नोट बनाते जाएंगे, जब आप रिवाइज कराएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। राहु इज इन 11th हाउस। तो अब हमको तीन ग्रह मिल गए, बृहस्पति, मंगल और राहु। हमने देखा उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी, अब नक्षत्र स्वामी का उपनक्षत्र स्वामी। ये पार्ट सी है। फिर वापस स्लाइड पे जाते हैं। फिर देखिए चार्ट को वापस, हम सिर्फ लगन देख रहे हैं। लगन का उपनक्षत्र स्वामी बृहस्पति। वापस आते हैं, बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति 9वें घर में है, बृहस्पति तीसरे और 12वें घर के स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि में मंगल है जो चौथे और 11वें घर के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं। ये चैप्टर यहां खत्म हुआ। ये पार्ट ए है आपका।
इसके बाद पार्ट बी शुरू होता है कि उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी कौन है। तो अब आप वापस प्लैनेटरी पोजीशन में आइए और यहाँ पे देखिए बृहस्पति के आगे आप अपनी लकीर खींचिए। आप ना यहाँ पे मंगल को सर्कल करिए, आप यहाँ पे जुपिटर को सर्कल करिए, इसके बाद आप मंगल को ऐसे करते जाएंगे तो आपको ग्रह में कंफ्यूजन नहीं होगा। मेक इट अ प्रैक्टिस। उप नक्षत्र स्वामी पे आप एक सर्कल बनाइए। इसके बाद उप नक्षत्र स्वामी का ही पोर्टफोलियो पर अब हम चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य के नक्षत्र में और राहु के सब में है, उसी तरीके से अब हम सिर्फ बृहस्पति को ही स्टडी करेंगे और किसी प्लैनेट को नहीं देख रहे हम। तो बृहस्पति के नक्षत्र स्वामी है मंगल, ये पार्ट बी है। तो हमने मंगल को अब देखा कि मंगल तीसरे घर में है और चौथे और 11वें के स्वामी है। फिर हमने देखा कि मंगल की किस पे दृष्टि है, बृहस्पति पे है, हमने उसको देख लिया। फिर हमने और देखा कि मंगल की किसी और ग्रह पे दृष्टि है। ग्रहों की दृष्टि हम राशि चार्ट से देख रहे हैं। तो हमने देखा कि मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र, राहु की दृष्टि में है। सॉरी, मंगल की राहु पर दृष्टि है, राहु केतु की कोई दृष्टियां नहीं है। तो हमने राहु को भी नोट किया कि राहु जो है वो 11वें भाव में बैठे हैं। ये तो हो गया उप नक्षत्र और नक्षत्र। अब बनेगा पार्ट सी। हर ग्रह को हम 3 लेवल पर चेक करेंगे। पार्ट ए उप नक्षत्र, पार्ट बी नक्षत्र, उसके बाद नक्षत्र का भी उप नक्षत्र। तो बृहस्पति का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो है शुक्र। ये हमारा पार्ट सी है। अब हम जाते हैं, हम लिखते हैं इस पे पार्ट सी। पार्ट सी में हम लिखते हैं मार्स सब लॉर्ड, सॉरी जुपिटर सब लॉर्ड। मैडम रिटन मैटर अब विजिबल नहीं हो रहा है। कितना बड़ा करूं मैं, इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं कर सकती। आपको बोल रही हूं, आप लिखिए। दिख रहा है अब? हाँ अभी ठीक है। तो अब हम जुपिटर का सब लॉर्ड लिखेंगे, मतलब कि जुपिटर का जो उप नक्षत्र, मतलब जुपिटर बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है और शुक्र के उप नक्षत्र में है। तो जो शुक्र बृहस्पति का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो है शुक्र। तो अब हम शुक्र को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उसी तरीके से अब हम शुक्र का पोर्टफोलियो निकालेंगे कि शुक्र को हम राशि चार्ट में देखेंगे कि शुक्र पर दृष्टि, युति, ये सब देखना शुरू करेंगे। तो अब हम वापस भाव चार्ट में आके देखते हैं कि शुक्र लगन में ही बैठे हैं। ठीक है, ये भाव चार्ट में देख रहे हैं। भाव चार्ट में तो लिखेंगे वीनस इज इन फर्स्ट हाउस। अभी आपने राशि चार्ट कहा था, भाव चार्ट कैसे आ गया? राशि चार्ट में आप देखिए ना पहले कहाँ बैठे हैं, वहां से आप देखेंगे ना किसकी दृष्टि उनके ऊपर है। आज कोई बात नहीं, कंफ्यूजन शुरू में होता है, आ जाएगा समझ में। राशि चार्ट से हम देखेंगे कि उसके ऊपर बैठा कौन है, उसकी दृष्टि में कौन है, उस पर दृष्टि किसकी है। तो अभी हम यहाँ पे शुक्र को देख रहे हैं। तो शुक्र हमने देखा फर्स्ट हाउस में है और अब हम लिखेंगे वीनस ओन्स। अब देखिए भाव चार्ट में शुक्र के 2 घर हैं, 5वां घर और 10वां घर। अब वापस जाइए राशि चार्ट में, देखिए कि शुक्र के ऊपर किसी की दृष्टि है या नहीं। नहीं है। नहीं, लेकिन जो शुक्र है वो इसके साथ बुध के साथ युति में है, तो हम युति वाला ग्रह भी लेंगे। तो वीनस इज विद, कंजंक्ट लिखूंगी, कंजंक्ट सही शब्द है अंग्रेजी का, हिंदी में आप लिखिए युति। वीनस कंजंक्ट विद मरकरी। तो अब हम मरकरी को भी पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि मरकरी ने कौन कौन से घर लिए हैं। मरकरी owns 6th and 9th हाउस। ये भाव में देखेंगे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ भाव में। तो अब लगन को समझने के लिए हमने लगन के उपनक्षत्र स्वामी को लिया, उस उपनक्षत्र स्वामी के घर देखे, उसकी अपनी पोजीशन देखी,
उसकी दृष्टि युति में आने वाले घर देखे, ग्रह देखा। पार्ट बी में हमने देखा कि वो किसके नक्षत्र में है, तो बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है, ये हमारा पार्ट बी बन गया। अब यहाँ पे मैंने देखा कि जो उसका उपनक्षत्र स्वामी है वो मंगल है, तो अब हमने मंगल को स्टडी किया कि मंगल तीसरे भाव में है, भावाचार्ट में, चौथे और 11वें का मालिक है। और जो उपनक्षत्र स्वामी है वो भी अपने आप में एक व्यक्ति बन जाता है, तो हम उसका भी वो देखेंगे कि उस पर और किसकी दृष्टि है या उसकी दृष्टि किस में है। तो चूंकि राहु केतु की दृष्टि नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कि मंगल की दृष्टि राहु में है, तो हमने ये भी नोट किया कि राहु किस घर में है। शुरुआत सारी उपनक्षत्र स्वामी से है, तो अब हम देखेंगे कि बृहस्पति किसके उपनक्षत्र में है। तो बृहस्पति शुक्र के उपनक्षत्र में है, तो शुक्र कहाँ गए, शुक्र पहले घर में गए, शुक्र के पास 5वां है, 10वां घर है। और शुक्र किसकी युति में है, तो शुक्र की जो युति है वो बुध की है, और बुध ने 6ठा और 9वां घर बनाया। तो ये टोटल हमको समझने के लिए निकला कि अब लगन हमें क्या देगी, लग्नेश से क्या क्या मिलेगा, लगन कितनी कमजोर है, लगन कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसे हमने समझा। आपने लिख लिया ये? जी। अच्छा, अब देखिए, अगर असेंडेंट मतलब लग्नेश अगर स्ट्रॉन्ग है, तो असेंडेंट यानी लग्नेश अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ज्यादातर 1, 9, 10 और 11 घरों से संबंध बनाएगा। मतलब अगर लग्नेश तगड़ा है, लग्नेश मजबूत है अगर, तो 1, 9, 10, 11 भाव से संबंध बनाएगा। ये पराशर में भी है, और मतलब ये तो एक विदित नियम है, इसमें ये हम सब जगह लगा सकते हैं। और लगन को कमजोर करना, अगर लगन कमजोर है तो वो 6ठा, 8वां और 12वें घर से संबंध बनाएगी। वीक लगन, असेंडेंट अगर वीक है, मैं दोबारा आपको लिखाती हूँ, अभी रुकिएगा। अगर हमें केपी से देखना है कि लग्नेश कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उसका संबंध पहले 9वें, 10वें और 11वें घर से होना चाहिए, क्योंकि पहला तो लगन है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आयु का भी घर है, 9वां भाग्य है, 10वां उसका कर्म है और 11वां उसकी इच्छाएं हैं। अभी मैं धन को नहीं देख रही हूं, मैं सिर्फ उसकी लगन की मजबूती देख रही हूँ। और जितना लगन 6, 8, 12 से संबंध बनाएगा, उतना लगन कमजोर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया रूल सबको? अब उस नियम पर आके अब यहाँ पर आप टोटल बनाएंगे। ये मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए चीज सिखा रही हूँ कि यहाँ पर आप लिखिए, जैसे आपने असेंडेंट का बनाया, ये मैंने अपनी बुक में भी लिखा है। अगर आप मेरी बुक खरीदते हैं प्रिंट में या केपी में, उस पे किंडल, उसमें इसी तरीके से मैंने लिखा है कि अब असेंडेंट हम देखेंगे कि किन किन घरों से संबंध बना रहा है। तो देखिए, अब आप यहीं से नोट करेंगे कि असेंडेंट ने पहले तीसरा घर लिया, ठीक है, क्रम से कर लेते हैं आसानी के लिए। चौथा घर लिया, और पहला लिया शुक्र की वजह से, 5वां लिया शुक्र की वजह से, तीसरा लिया, चौथा लिया, पहला लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, 5वां लिया। अगर आप मेरे इस हिसाब से चलेंगे ना, ये आपको किसी बुक में ये सिस्टम मिलेगा नहीं जैसे मैं लिखती हूँ उसको। 9वां लिया और 12वां लिया और 11वां लिया, फिर 12वां लिया। तो अब देखिए, इसमें लगन में 6ठा घर आया है। अब लगन के इसमें नेगेटिव हाउसेस देखिए क्या क्या है। हम इसके बाद एक नया अपने लिए कॉलम बनाइए। पॉजिटिव हाउसेस लगन ने क्या लिए, 1, 9, 11, है ना। इससे आपको बड़ी जल्दी लगन का अंदाज आएगा कि लगन कितनी मजबूत है, लगन कितनी वीक है। और नेगेटिव हाउसेस, जैसे मैंने बोला, हर घर का कोई नेगेटिव होगा और एक कोई पॉजिटिव हाउस जरूर होगा। तो नेगेटिव हाउस यहाँ पे 6 आ गया और 12 आ गया। तो हमें लगन का एक क्विक असेसमेंट मिल गया कि लग्नेश के पास इतने घर हैं, इसमें पॉजिटिव हाउसेस हैं और नेगेटिव हाउसेस भी हैं। अब वापस चलते हैं पत्री के ऊपर।
मैम तो टोटल हाउसेस जो इसके हुए 1 3 4 5 6 9 11 12 यस 10 भी है मैम। हाँ 10 भी है, यस सॉरी, या देयर इज 10th आल्सो। शुक्र की वजह से 10वां घर भी आया है इसमें। शुक्र ने यहाँ पे 10वां घर लिया। हाँ सी वीनस ओन्स 5th हाउस 10th हाउस, तो शुक्र की वजह से यहाँ पर 10वां घर भी आ गया। तो मैम पॉजिटिव हाउस में 5th एंड 10th भी ऐड करेंगे, नहीं करेंगे? 10वें घर को हम, हाँ पॉजिटिव हाउसेस में तो आ गया, बिल्कुल आया। ट्राइंग टू राइट। फोर्थ को भी करेंगे पॉजिटिव हाउस में? फोर्थ इज नॉट अ पॉजिटिव हाउस। फोर्थ इज नॉट अ पॉजिटिव। सो पॉजिटिव हाउसेस में 1 9 10 एंड 11 आ गए, नेगेटिव में 6 एंड 12 आ गया। फिफ्थ को नहीं लेंगे पॉजिटिव हाउस में मैम? नहीं। 5वां घर क्या है? जीवन के कर्म के लिए मस्ती है। अभी लिखा तो दिया 1 9 10 11 इज ओनली पॉजिटिव हाउस। नहीं, मैं उस समय पूछने वाला था कि क्या 5वां घर वापस अभी आते जाते। ठीक है। अब सवाल है कि चार्ट किसका है। अब आपने जब ये घर देख लिए तब आपको ये असेसमेंट होगा कि इस व्यक्ति को सक्सेस किस तरीके से मिलेगी। अब रूल लिखिए, मैं वापस रूल पर आती हूँ आपके लिए। मैं ये मिटा दूं, इसको क्लियर कर दूं? हाँ घर लिख लिया आप सबने? हाँ सर। हाँ मिटा दीजिए। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी सारी दुनिया में नाम हुआ और वो आध्यात्मिक लेवल पे वर्ल्ड में जाने गए। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए, आध्यात्मिक सक्सेस के लिए आध्यात्मिक सक्सेस आदमी को जब मिलनी होती है तो हम उसके क्या क्या घर होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि उसको आध्यात्मिक तरह से सक्सेस वर्ल्ड वाइड मिलेगी। उसमें आएगा पहला, तीसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये घर आएंगे उसके लिए। ये मेरी जो नई बुक है जिसमें लव मैरिज डिवोर्स, उसमें मैंने इनका चार्ट लिया है और उसकी वजह है, आई विल एक्सप्लेन यू जब मैं दूसरा घर लूंगी, दूसरे घर से कनेक्ट करूंगी। तो आध्यात्मिक सक्सेस अगर किसी को मिलनी होती है तो उसके लिए पहला, तीसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वें घर आते हैं। पहला क्या है? देखिए, पहला जो है वो नेटिव खुद है, जातक खुद है, क्योंकि जब तक स्वयं नहीं इन्वॉल्व होता तब तक आप कोई काम इस तरह से कर नहीं पाते, क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेवल का काम है और इसमें सेल्फ का एफर्ट ज्यादा है। तीसरा घर आपका पराक्रम के अलावा आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग और सोच का घर है ये। 5वां घर मंत्र साधना का घर है। नवां घर धर्म का और दूर डिस्टेंस का भी घर है, धर्म का है, ज्ञान का घर है। 10वां घर आपका कर्म का घर है। 11वां घर आपकी इच्छाओं का घर है, डिजायर्स, कैसी भी डिजायर्स हो। और 12वां घर मोक्ष का है। तो अगर किसी को आध्यात्मिक सक्सेस मिलनी है तो ये घर उसके 1 3 5 9 10 11 एंड 12, 1 3 5 9 10 11 12, ये घर आएंगे। पहला घर क्योंकि जातक स्वयं है। तीसरा उसकी सोच, उस किस तरह की सोच है, उसकी अपना उस काम से रिलेटेड एफर्ट, कितना एफर्ट करेगा उसके लिए। 5वां घर ब्रेन भी है और मंत्र साधनाएं हैं, आपकी जितना भी मेडिटेशन है वो 5म भाव है। 9वां घर सिंपल सी बात है, आप धर्म से रिलेटेड कोई भी काम करने जा रहे हैं तो धर्म आएगा। और डिस्टेंस, दूर का जो डिस्टेंस है वो भी इसमें आता है। 10वां घर हमारा कर्म है। 11वां हमारी इच्छाएं हैं। और चूंकि स्पिरिचुअल आदमी को माया मोह नहीं चाहिए, अब देखिए इसमें दूसरा घर नहीं आया जो धन का घर है, 12वां घर आया है जो मोक्ष का है, इमेंसिपेशन का है, त्याग का घर है, वो आता है। और इन घरों से रिलेटेड निश्चित रूप से ट्राइड एंड टेस्टेड है ये
कि कुछ ग्रह आएंगे और वो ग्रह है सूर्य, केतु, जुपिटर, सैटर्न, मून। सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है। कोई भी इंसान जो इस लेवल पर ऊपर जाएगा, जिसका वर्ल्ड में नाम हो, वो डेफिनेट बात है, ये हम जानते हैं कि कोई ना कोई बहुत ही पवित्र आत्मा आती है जो इस तरह का रोल निभाती है इस दुनिया में। तो सूर्य आत्मकारक प्लैनेट है, इसलिए सूर्य जरूर आते हैं। केतु हमारे लिए इमेंसिपेशन मतलब त्याग, मोक्ष के कारक हैं, इसलिए केतु जरूर आएंगे। बृहस्पति ज्ञान के लिए आएंगे। शनि डिसिप्लिन के लिए आते हैं। और आप देखेंगे जितने भी लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, उनके लिए सैटर्न जरूर आता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप पुराना मेरा पिछला ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि शनि और चंद्रमा क्यों काम आते हैं। और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, माइंड। और चंद्रमा और शनि में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के चार्ट में युति होती है, और युति बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग युति होती है, जो एक मेलेफिक जैसी युति बनती है। तो जब आध्यात्मिक सक्सेस किसी को मिलनी होती है तो उसके लिए उसके जो घर हैं वो 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12 आते हैं। और ये मैंने आपको मीनिंग बताया कि क्या है, और इस तरह से ये प्लैनेट आते हैं। अब वापस चलते हैं उनके चार्ट के ऊपर। मैं इस चार्ट को बड़ा कर दूं, ये इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, पहली बात तो लगन के स्वामी खुद ही बृहस्पति हो गए, जिसको मैंने आपको बोला था कि बृहस्पति जरूर आएंगे। अब चार्ट में हम पढ़ते कैसे हैं ये भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। मैम लगन के स्वामी बृहस्पति, लगन के सब लॉर्ड बृहस्पति है ना यहाँ पर। सब लॉर्ड, आप स्वामी भूल जाइए, अब हम पराशर नहीं पढ़ रहे हैं। वी विल ओनली गो थ्रू सब लॉर्ड। सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड, उप नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी और फिर उप नक्षत्र स्वामी। कोई बात नहीं, टाइम लगता है चेंज होने में। तो लगन के उप नक्षत्र स्वामी खुद बृहस्पति हैं, और उन्होंने तीसरा और 12वां घर लिया है। खुद ही बृहस्पति ने तीसरा, क्योंकि उनका देखिए उनका जो एफर्ट किस डायरेक्शन में था, उनका सारा एफर्ट जो था वो धर्म के लिए था, जो कि वो खुद 9th में चले गए। देखिए यहाँ पे 9वें घर में बैठे हैं, और 12वां घर लिया है जो मोक्ष का है। और किस तरीके का एफर्ट था, सारा रिलीजियस एफर्ट। उन्होंने देखिए शिकागो में पता नहीं 8-9 मतलब काफी 10-12 घंटे तक कंटिन्यूअसली स्पीच दिया था। और इतनी यंग एज में इतना ज्ञान होना, मतलब अगर आप 12-13 घंटे कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, आप सोचिए आपके अंदर कितनी किताबें, कितने एनसाइक्लोपीडियाज और कितनी आपकी ओरिजिनल थिंकिंग होगी उस चीज को डिलीवर करने के लिए। तो बृहस्पति ने तीसरा भाव लेके हमें ये भी बताया कि किस तरह की उनकी थिंकिंग थी, किस तरह की उनकी सोच थी। मंगल ने तीसरा घर क्यों लिया है, अगर आप ध्यान दें तो उनका जो एफर्ट था वो अपने गुरु की तरह अपनी सीट पर नहीं बैठे रहे, वो दुनिया भर में उन्होंने ट्रैवल किया। तीसरा घर ट्रैवल का घर है। जब भी याद रखिए, आप चाहे सब्जी लेने भी अपने घर से बाहर निकलेंगे ना, आपका तीसरा घर जरूर एक्टिव होगा। आपने किसी से पूछा था चौथा घर घर में बैठे रहने वाला है। चौथे घर में हम आजकल कोविड में चौथे ही घर है सबका दिन रात। अगर आप अपनी दशा आज देखने जाएंगे तो सब स्टार उसमें कहीं ना कहीं आपका चौथा घर है। आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, हम सबके चौथे घर एक्टिव है इस समय। तो तीसरे घर का अर्थ है घर से बाहर निकलना। तो यहाँ पे देखिए तीसरे और 9वें का संबंध बना है। इसका मतलब उन्होंने खाली इंडिया में ही नहीं रहे, कितना दूर दूर तक जाके उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रचार किया। ये हमने मंगल को देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि केतु क्यों नहीं आया। सारे ग्रह आएंगे, आप देखिए इसमें धीरे धीरे। राहु केतु के मामले में आप रूल लिख लीजिए, मैं आपको रिटन रूल उस पे व्हाट्सएप पे कल कर दूंगी कि राहु केतु की अपनी दृष्टियां नहीं होती है, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो 3 उसकी दृष्टि है, 3 केतु की, 6 दृष्टि में तो पूरा हॉरोस्कोप ही खत्म हो जाता है।
राहु केतु जिसकी राशि में होते हैं, राहु केतु पर जिसकी दृष्टि होती है, राहु केतु जिसके नक्षत्र में आते हैं, वो उसका फल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि केतु कैसे आया। हमने इसमें देखा कि बृहस्पति को देखा हमने, मंगल तो उनके पराक्रम, जोश और एनर्जी के लिए था। केतु कैसे आया? केतु शुक्र की राशि में है। वापस राशि देखिए, आप राशि चार्ट को देखिए, केतु शुक्र की राशि में है, तो केतु जो है वो शुक्र का फल देगा। वापस आइए, कस्पल पोजीशन में लगन का जो सब लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है। तो केतु यहाँ पर शुक्र के फल देगा, और केतु पंचम भाव में बैठे हैं। भाव उनकी मंत्र साधना, उनकी सोच, उनका माइंड कितना ब्रिलियंट माइंड था, ऑर्डिनरी माइंड नहीं था। पंचमेश देखिए लगन में बैठा हुआ है। केतु का संबंध यहाँ शुक्र से है, और शुक्र ने कंटिन्यूअसली भावाचार्ट में भी पंचम भाव लिया। दिमाग की ब्रिलियंस देखिए, शार्पनेस। केतु भी आ गया, तो तीसरा घर, पांचवां घर, नवां घर। शुक्र ने 10वां घर भी लिया है, तो 10वां घर भी आ गया। अब आप सोचेंगे कि शनि क्यों नहीं आया और चंद्रमा क्यों नहीं आया। देखिए, शनि की दृष्टि राहु पर है। राहु केतु, फिर मैंने बोला जिसकी राशि में होते हैं, छाया ग्रह है, उसको ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, एनगल्फ कर लेते, पूरा निगल जाते हैं। राहु यहाँ पर मंगल की राशि में है, और मंगल यहाँ पे बहुत वैलिड प्लैनेट है। याद रखिएगा, सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड बहुत ही पावरफुल होता है। अगर घटना तक कोई ले जाता है हमको, तो सिर्फ उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी। अगर उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र स्वामी ने नेगेटिव घर ले लिया, तो या तो वो घटना होगी नहीं, और होगी तो बस कैसे होगी भगवान मालिक। तो यहाँ पर मंगल को राहु रिप्रेजेंट कर रहा है, और राहु पर शनि की दृष्टि है जो चंद्रमा के साथ है। तो आपके पास पहला, तीसरा, पांचवा, नवा, 11वां और 12वां तीनों घर आ गए। मैम ये राहु वाला दोबारा बता दीजिए। राहु केतु दोनों के संबंध में ध्यान रखिए कि ये जिसके साथ बैठे, पहले लिखिए युति, नंबर 1 युति। मैम ये वाला चार्ट हम राशि चार्ट से देख रहे हैं या भवा वाला जो अभी आप डिस्कस कर रहे हो? सारे चार्ट्स को स्टडी करने का एक ही पैटर्न होगा। क्या रूल कृष्णमूर्ति पद्धति में फिक्स्ड है, जो डे 1 बोलूंगी डे लास्ट भी वही रूल रहेगा, देयर इज नो चेंज। हम प्लैनेट की पोजीशन राशि चार्ट से देख के उसकी फाइनल पोजीशन भावा चार्ट से देखते हैं। नंबर ओके। केतु यहाँ पे पंचम में बैठा है, लेकिन केतु चूंकि शुक्र की राशि में है, तो इसलिए हम शुक्र के ही, उसके अंदर शुक्र के गुण हैं। जब राहु केतु किसी की राशि में बैठ जाते हैं, तो वो ये समझ लीजिए कि वो उसका चोगा पहन लेते हैं, वो ओवरकोट उसने शुक्र का पहन रखा है। तो आप उसको केतु ही मत समझिए, आप उसको शुक्र भी समझिए, उसने शुक्र का कोट पहना हुआ है। राहु ने यहाँ पे मंगल का कोट पहना है, तो ही इज नॉट जस्ट राहु, ही इज मंगल ऑल्सो। अब चूंकि राहु केतु बहुत, याद रखिएगा, दूसरा कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु केतु बहुत पावरफुल है, इसलिए शनि की दृष्टि राहु पर है और हम उसको काउंट करेंगे। तो उस तरीके से ये सारे प्लैनेट आ जाते हैं। अब उनकी सक्सेस देखिए कि सक्सेस कैसी थी। 10वें का मालिक शुक्र जो है, शुक्र ने 10वां घर लिया है और लगन में गया है, और 10वें का लगन से संबंध, एक तो ये बहुत पावरफुल बात है। दूसरा ये देखिए कि उनका व्यक्तित्व जो था, उनके गुरु देखिए उतने आकर्षक नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस, बेशक उनकी शक्तियां, उनका तेज बहुत था, लेकिन जो लुक, जो व्यक्तित्व और जो अट्रैक्शन उनके चेहरे पे था, विवेकानंद के चेहरे पे था, जो पर्सनालिटी उनकी थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। हजारों जो साधुओं में, आज भी कुछ साधु बहुत कम है, जैसे दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, इनका व्यक्तित्व दूर से दिखता था। तो जो व्यक्तित्व का संबंध यहाँ पे शुक्र से आया और लगन में है, तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। तो ये एक स्पिरिचुअल सक्सेस का चार्ट है। मैं आपको इसके बाद कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में मटेरियल सक्सेस का चार्ट दूं, क्योंकि ये तो आपने देख लिया। अब आपके लिए क्या, अब टेक्निक अपनी वही रखिए जो मैंने आपको पहले लिखाई, कि जब भी आपके पास कोई कोई चार्ट आता है, तो उससे रिलेटेड पहले आप उसके
उप नक्षत्र स्वामी को लीजिए, उसको प्रॉपर पेपर पेन पे लिखिए कि वो कहाँ बैठा है, किस कौन कौन से घर लिए हैं, उसके बाद उसके ऊपर दृष्टि किसकी है, फिर उसके उप नक्षत्र स्वामी पे जाइए, फिर उसके उप नक्षत्र स्वामी पे जाइए, उसके बाद टोटल जैसे मैंने बताया कि उसके सारे घर लिखिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव घर जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सब आते जाएंगे, उसकी आप चिंता ना करें। तो आज का चार्ट यही है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 5 मिनट 10 मिनट है, आप चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार ये सीक्वेंस लिखा देंगी मैम जो अभी आपने कहा, तो हमको लगता है सबको आसानी हो जाएगी थोड़ी। कौन सा सीक्वेंस? कि सबसे पहले जिस हाउस को देखना है उसके सब लॉर्ड को देखे। हाँ देखिए ना, पहला पार्ट ए, प्लीज राइट पार्ट ए। ग्रह से जो उसको क्या बोलेंगे, भाव से संबंधित। नहीं भाव से, जो आपकी क्वेरी है उससे संबंधित भाव के सब लॉर्ड को नोट करिए। घटना मतलब पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कौन से घरों का मालिक है और कहाँ बैठा है, भाव चार्ट में नोट करें। एक मिनट मैम, क्वेरी से संबंधित भाव के सब लॉर्ड को नोट करें। पॉइंट नंबर 2, वो भी एक ग्रह है, पूरा ग्रह है अपने आप में, राइट मैम। उस ग्रह का, वो ग्रह कहाँ बैठा है वो नोट करें। उस ग्रह किन किन घरों का स्वामी है। देखिए यहाँ पर उसको 2 ही घर मिले, लेकिन किसी जगह ऐसा भी मिलेगा कि नवी राशि लगन में पड़ गई या नवी राशि चौथे में भी पड़ गई, ये भी हो सकता है। तो वो किन किन घरों का मालिक है ये नोट किया। इसके बाद उसकी दृष्टि युति में जो ग्रह आएंगे उनको भी नोट करेंगे। ये उसका पहला विजिटिंग कार्ड बना, दृष्टि युति वाले ग्रह। हाँ, जैसे हमने सब लॉर्ड में शुक्र के साथ बुध को किया था। ये आपका पार्ट ए हो गया। अब आप लिखिए पार्ट बी। पार्ट बी में आपने लिखा कि यह उप नक्षत्र स्वामी किसके नक्षत्र में है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो अब हम बृहस्पति को छोड़ देंगे वहां पे, वो पार्ट ए का पार्ट खत्म हो गया। अब हम लेंगे मंगल को। तो अब हम मंगल को स्टडी करेंगे कि मंगल किन किन घरों के स्वामी हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि युति में कौन से घर हैं, ग्रह आए। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ नोट किया कि बृहस्पति को तो हम पढ़ चुके थे, इसलिए हमको उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति की मंगल की दृष्टि में राहु है, तो हमने राहु को नोट किया। इसके बाद हमने तीसरा, अब एक्चुअली तो जो राहु है हम वहीं पे नोट करेंगे कि राहु पर शनि की दृष्टि है और शनि चंद्रमा के साथ बैठे, ये भी वहां लिख सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि ये पार्ट बी था आपका। अब आइए आप पार्ट सी पर, लिखिए पार्ट सी। इन्हीं पार्ट 1, 2, सी में ही हमको पता चल जाएगा कि कोई घटना हो रही है या नहीं हो रही है। ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। तो आप जितना इसका डिटेलिंग समझेंगे ना, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। तो अब आपने पार्ट सी लिया, तो पार्ट सी में आपने देखा कि जो उप नक्षत्र है वो शुक्र का है। तो अब आपने शुक्र को नोट किया कि शुक्र किन किन घरों के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं। तो शुक्र जो है वो पंचम भाव के मालिक हैं और दसम भाव के मालिक हैं। शुक्र जैसे भाव के सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है। एग्जैक्टली। अब आप सोचिए ना, पराशर से हम कितना फाइनल डिटेल में जा रहे हैं। मतलब 360 के हमने 27 कर दिए, 27 को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, 9 को हमने फिर 9 से डिवाइड कर दिया। कहाँ जाके इवेंट पे पहुंचेंगे हम। तो अब बृहस्पति का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो है शुक्र। और तो हमने देखा कि शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी हैं और लगन में बैठे हैं। फिर हमने देखा कि उसकी भी दृष्टि युति, तो शुक्र की जो दृष्टि युति है, शुक्र जो है वो बुध के साथ है। और बुध के भी घर लिए हमने, तो बुध ने छठा घर लिया और नवा घर लिया। तो हर स्थिति में जिसकी दृष्टि होगी, जिस पर दृष्टि होगी या जिससे युति होगी, उनका भी डिटेलिंग करना होगा। बिल्कुल डिटेलिंग करना। ये तीनों पार्ट में हम डिटेल करेंगे। अच्छा, तीनों पार्ट में। वो इसलिए मैं आपको भी बता देती हूँ क्योंकि आपको उसमें कुछ नेगेटिव घर आएंगे ना इवेंट के, कुछ पॉजिटिव घर आएंगे जी।
अब 12वां घर देखिए खाली मृत्यु का भी घर है, कितनी यंग एज में चले गए। और इसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि उस ग्रह में कहीं राहु केतु का तो साइन नहीं बन रहा, तो केतु जो है वो पंचम भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो इस तरह से हमने टोटल घर निकाल लिए कि हमारे पास घर बना 1 3 4 5 6 9 10 11 12, इतने घर आ गए हमारे पास। अब जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको उसको सॉर्ट आउट करना आ जाएगा कि ये पॉजिटिव घर हमने लिए, इवेंट नहीं है नेगेटिव। क्योंकि शादी वादी के मामले में हम कई बार देखते हैं कि तलाक और विवाह दोनों के घर आ रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि तलाक शादी भी होगी उसके बाद डिवोर्स है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही स्टडी करते चलते हैं। तो हर इवेंट के लिए पॉजिटिव घर अलग होते हैं और नेगेटिव घर अलग होते हैं। बिल्कुल, हर इवेंट का पॉजिटिव घर होता है, एक नेगेटिव घर भी होता है, और हर इवेंट का एक मेन हाउस होता है, एक हेल्पिंग हाउस होता है। अब यहाँ पर लगन का हेल्पिंग और नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज लाइक कि आपने एक रैकेट फेंका, आपने एक शटल कॉक में शटल मारी और आपने देखा कितनी दूर तक गई, कितना एरिया इसने कवर किया। तो हमने यहाँ देखा लगन कितनी दूर तक जा रही, लगन की क्या रेंज है, लगन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अभी तो हमने लगन का असेसमेंट किया है यहाँ पे, तो लगन ने हमको अपने असेसमेंट में बताया कि इतने पावरफुल घर लिए। अब उसमें जो ग्रह आते हैं वो ग्रह भी हमको बताते, ग्रहों के जो कारकत्व हैं वो हमें बताते हैं कि ये किस तरह से जाएगा। अब देखिए, अगर इसी व्यक्ति की मटेरियल सक्सेस होती, मतलब भौतिक सक्सेस होती, तो भौतिक के लिए जो दूसरे घर हैं वो आते और ग्रह भी वहां जाके बैठते। अब यहाँ पे क्या है, जो सफलता है वो आध्यात्मिक है। शनि 9वें घर में है, चंद्रमा 9वें घर में है देखिए, और शुक्र जो है लगन लिए हैं, और 12वां घर स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हम ये जज करते हैं कि सक्सेस किस तरह से है। अगली बार में एक फंडामेंटल क्वेश्चन था मैम। जरूर, आप क्वेश्चन आंसर ही हैं, आप बताइए। मैम, राशि और भाव चार्ट में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, राशि चार्ट तो ये लेके चलिए कि जिस वक्त हम पैदा हुए वो फोटोग्राफ है, ठीक है। लेकिन भाव चार्ट जो है यही कृष्णमूर्ति पद्धति का, जिसे प्लेसिडस सिस्टम कहते हैं। जब आप अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उसमें वो सिस्टम्स तो कई हैं, लेकिन ये प्लेसिडस सिस्टम है। इसमें ग्रह और उनकी जो राशियां हैं वो बढ़ती हैं, मतलब वो निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा था कि 360 डिग्री को 12 से नहीं बांटा है। आप देखिए ना, आसमान में जो नक्षत्र हैं हमारे, लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर कि जो 360 डिग्री में 12 का आसमान में कहीं विभाजन है? 27 जो नक्षत्र हैं वो, पहला मैंने आपको बोला 13 डिग्री 20 मिनट अश्वनी, 13 डिग्री 20 मिनट भरनी, उसके बाद कृतिका यहाँ रह के बाकी 10 डिग्री कृतिका तो टॉरस में चला गया ना, वृष राशि में। तो कोई एग्जैक्ट वहां किसी ने बैठ के स्केल से लाइन नहीं खींची हुई है। इस सौर मंडल में जो 27 नक्षत्र है वो बिखरे हुए हैं, उनकी डिग्रीज अलग अलग है। उनकी डिग्री इतनी प्रिसाइज है, इतनी प्रिसाइज है कि मैं आपको बताऊं, आप अगर पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मुझे तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है, कि पुनर्वसु नक्षत्र है जिसको हम जेमिनी में पोलॉक्स कहते हैं, कैस्टर एंड पोलॉक्स। जेमिनी में 2 नक्षत्र हैं जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड ने कैस्टर और पोलॉक्स का नाम दिया, बहुत लेट। और हमारे वैदिक में पुनर्वसु नक्षत्र में जो एक डुअल नक्षत्र है बृहस्पति का जेमिनी में, मतलब बृहस्पति का नक्षत्र है जेमिनी की राशि में और डबल है। ये नक्षत्र वेदों में टेलीस्कोप आने से कितने साल पहले मेंशन है। तो उनकी अपनी जो डिग्रीज है ना, ये तो ज्योतिष में इजी करने के लिए 30 में विभाजन कर दिया, बट एक्चुअल विभाजन जो है वो 13-20 13-20 13-20 का है। तो जैसे जैसे प्लैनेट बैठते हैं, जैसे जैसे राशियां, उस तरीके से भाव बढ़ते या घटते हैं। ये इक्वल भाव डिवीजन और अनइक्वल भाव डिवीजन का जो कंसेप्ट है वही है क्या? नहीं है, ये इक्वल डिवीजन नहीं है, ये अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन है बेस्ड ऑन द कितना प्लैनेट कितने डिग्री का है, किस नक्षत्र में है एक्चुअल वो। इसीलिए हम देखते हैं ना, हम कई बार आप लोग देखेंगे दशाओं में, अरे मंगल दशम में बैठा है, जॉब देगा या कुछ सक्सेस देगा, पता चला हुआ ही नहीं। वाई आई मूव टू कृष्णमूर्ति पद्धति की कई बार तो आपकी सटीक गई बात, कई बार नहीं हुई। जनरली क्या होगा, हम देखेंगे बृहस्पति दशम में, दशम का रिजल्ट देंगे, बृहस्पति दशम का रिजल्ट नहीं देंगे, वो नवम का रिजल्ट देंगे यहाँ पे। तो आप जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल है शुरू में, लेकिन आ जाएगा। तो मैम, एक चलित कुंडली जो होती है, तो ये भाव चार्ट और चलित कुंडली सेम है क्या? हाँ, वो पराशर में उसको चलित बोलते हैं।
पराशर के लिए। पर मैं आई लाइक टू स्टिक टू दिस लिंगो, मैं दूसरी लिंगो नहीं यूज करती हूँ। मैम ये सॉफ्टवेयर में जैसे आपने बताया ऐसा कुछ आता है डायरेक्टर लिख के, जैसे ये जो हाउसेज ऑन कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे लिस्ट आ जाए, जैसे 1 3 4 5 6 9 10 11 12 इसने ऑन किए थे इस हॉरोस्कोप में, तो ये पूरी लिस्ट आ जाए इकट्ठी, ऐसा कुछ होता है? मेरे ख्याल से प्री चार्ट प्री हॉरोस्कोप में मैंने पहले भी सबको लिख के दिया हुआ KP स्टार 1 इज क्वाइट एक्यूरेट। अच्छा, उसमें आता है ऐसा? सब लॉर्ड एक बड़ा जबरदस्त, मैंने बोला ना 360 को आपने 27 से किया, फिर 9 से किया, फिर वो जो नवा नक्षत्र निकल गया उसको फिर आपने फर्दर 9 में किया। आप देखें तो मैंने आपको पहली स्लाइड जो भेजी थी केतु का, फिर केतु 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 वीनस, वो जो 9 से डिवीजन था अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पैन। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें गैस वर्क नहीं है। तो आपका सॉफ्टवेयर जितना अच्छा होगा उतना बेटर होगा। मैं आपको इसीलिए अपने चार्ट अभी दे रही हूँ, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए और मैच करके देख लीजिए, पर मेरा सब लॉर्ड एक्यूरेट होगा। आप शुरू में मेरे सब लॉर्ड से ही चलिए। ओके, थैंक यू मैम। सॉफ्टवेयर में वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं। हाँ तो कर दीजिए ना, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, ईमेल दे दीजिए, वो अपडेट कर लिया, लेकिन एक्टिवेशन नहीं भेज रहे हैं। अच्छा, दैट्स व्हाई। ठीक है मैम, राइट मैम। आप भेजिए, आप कांटेक्ट करिए। दे आर वेरी, देखिए केपी, मेरा केपी पढ़ाने का मकसद आप सोचें कि पैसे लेना है, नहीं है। पैसे तो माया है, हम थोड़ी बहुत लेते हैं, इट्स अ बेयर मिनिमम। मैंने इससे कहीं ज्यादा दिया और उस पर बहुत स्ट्रगल किया। पॉइंट ये है कि कृष्णामूर्ति पद्धति आपको एक बहुत सटीक जगह ले जाती है, आपके अपने लिए और आपके अपने क्लाइंट के लिए। डोंट यू वांट टू डू अ गुड प्रेडिक्शन, डोंट यू वांट टू डू एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन? सो आइडिया है कि जितने ज्यादा लोग इससे लाभ उठाएं, आप भी सही प्रेडिक्शन करें और आपके पास जो आता है उसको सही डायरेक्शन दें। मैडम नवीन क्वेश्चन है। हेलो मैडम, जो अभी 20-22 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, everybody must be wanting to know some question or the other. Like me, I want to know the future of my daughter. Like she's just passed out 12th, और वो कहाँ आगे बढ़ना चाहेगी या क्या उसको फील्ड मिलेगी, जो वो कोर्स करना चाह रही है क्या वो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। So how should I look it after through KP astrology? मैं अभी एडवांस में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं सिस्टम से चल रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12 के 12 घरों के आपको, फिर आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप अपने आप देखिए उसको। दिस इज द बेसिक कोर्स। मेरी कोशिश रहेगी कि मोटे मोटे जितने इवेंट हैं, जैसे मैंने आपको आध्यात्मिक बताया, मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको इसके अंदर मटेरियल सक्सेस भी दे दूँ। अभी क्या है, आपको एक चार्ट समझने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया है। आप बड़ी जैसे आप प्रैक्टिस पढ़ेंगे, हम एक दिन में 2-2 चार्ट भी करेंगे, तो हर घर के कोशिश करूंगे एक 2-2 मोटे मोटे चार्ट दे दें। आप उसके बाद स्वयं निर्भर होगी ना, आप मुझ पर निर्भर नहीं करिए। आपको सशक्त अपने लिए खुद बनना है कि आप उस इवेंट को खुद ढूंढ सकें। थैंक यू मैडम। मैम सॉफ्टवेयर कौन सा डाउनलोड करना है, एक बार नाम बता दीजिए। ग्रुप में डाल दूंगी। अगेन ग्रुप में डाल दूंगी, लिख दूंगी उसको। मैंने डाला हुआ है, मैंने फोटोग्राफ भी डाली हुई है उसकी। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैम, नवीन बोल। हाँ जी बोलिए नवीन। हाँ मैम, ऐसा था यहाँ पे हमने देखा जो सब लॉर्ड है जुपिटर हमारा फर्स्ट हाउस, वो अब चार्ट में इज मेकिंग एसोसिएशन विद मून। तो क्या हम मून को जैसे हम देखते कि वीनस मरी के साथ एसोसिएट है तो मरी भी लाइफ आ गए, तो क्या यहाँ जुपिटर जो में भाव चार्ट में मून के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं 9th हाउस में, तो शुड बी ऑल्सो कंसीडर मून इन आवर कंसीडरेशन? ऐसे नहीं जाएंगे। राशि चार्ट से हम पोजीशन नोट करेंगे, राशि चार्ट से दृष्टि युति नोट करेंगे। राशि चार्ट में क्या चंद्रमा और बृहस्पति का कोई योग है? नहीं है। चंद्रमा दूसरे तरीके से आ रहा है। चंद्रमा इसलिए आ रहा है क्योंकि चंद्रमा शनि की युति में है और राहु केतु पर जिस पे दृष्टि होती है उसको हम देखेंगे। आपके देखने का तरीका जो है वो एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होगा। इसमें स्टेप्स पराशर के जैसे हम इधर उधर जाते हैं नहीं, इसमें आप पार्ट ए मैंने आपको इसलिए बोला, आप पार्ट ए और पार्ट बी सी जब समझेंगे तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए प्लीज फॉलो द स्टेप्स। कृष्णामूर्ति पद्धति बहुत सिस्टमैटिक है। मैम एक क्वेश्चन था मेरा राहुल। बोलिए।
मैम ये भाव राशि चार्ट में जो भाव है, तो भाव के एट्रीब्यूट सेम होंगे जो आपके वैदिक में होते हैं, जैसे लगन? 12वां घर मोक्ष का है, खर्चे का है, विदेश का है। देखिए ना वो विदेश में गए कि नहीं गए, तीनों चीजें हैं, मोक्ष भी है, उम्र भी कम है, और फॉरेन में जाए 3, 9, 12 घर उनके एक्टिवेट हो रखे, कितना ट्रैवल किया उन्होंने पूरा धर्म बढ़ाने के लिए। भाव की जो भाव के एट्रीब्यूट्स है वो केपी में और वैदिक में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं? सेम है। तारकीय प्रणाली जो है वो बहुत पुरानी, एक्चुअली वो कृष्णमूर्ति जी से भी पहले की है, लेकिन पराशर और जैमिनी में किसी ने भी इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया। आप उसको डिटेल में अगर आप बीएसपी भी पढ़ेंगे तो उन्होंने कहीं लिखा है कि मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, वो अपने भाव से ही गए, वो नक्षत्रों पे गए नहीं इतने। ये तो कृष्णमूर्ति जी ने ये सोचा कि जब 2 जुड़वा पैदा हो रहे हैं, एक ही माँ बाप एक ही जगह, मुश्किल से 3-4 डिग्री मिनट का फर्क, फिर भाग्य अलग अलग क्यों? क्योंकि वो जो है वो सबलॉर्ड में चेंज हो जाता है, सबलॉर्ड में आके बदल जाए। 3-4 डिग्री के अंदर, 3.5 से 4.5 मिनट के अंदर सबलॉर्ड बदल जाता है, और जहां सबलॉर्ड बदला आपका भाग्य बदला। मेरे लिए काफी रिलेवेंट है बिकॉज मेरे ट्विंस हैं और 12 मिनट का फर्क है, और बहुत डिफरेंस होगा, यू बी सरप्राइज कितना डिफरेंस होगा। 12 मिनट तो बहुत है। 12 मिनट का मतलब कम से कम 3 या 3.5 डिग्री का फर्क हो गया। लगने जो लगन है आपकी, जो लगन की जो डिग्रीज है वो 3 से 4 डिग्री आगे निकल गई। मैम जैसे एक चीज है कि आप कह रहे हैं कि आप इसको जब हम निकालेंगे पार्ट ABC तो पता चलेगा कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। तो जैसे अगर हम इस चार्ट की बात करें तो अगर मान लीजिए हम अपना देखते हैं और उसमें 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12 आपने बताया कि स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए, अगर इसमें कोई 2 भाव या 3 भाव नहीं टच हो रहा है, मतलब उस आदमी का स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं मिलेगा उसको, यही समझे? उसके साथ उसके ग्रह भी देखिए ना। अच्छा, कारक ग्रह क्या ले रहे हैं यहाँ देखिए ना, कितने मॉर्बिड प्लैनेट हैं, कितने सैड प्लैनेट है। शनि और चंद्रमा कैसे नेगेटिव बैठे हुए। शनि चंद्रमा जब तक युति नहीं बनाता आदमी मेडिटेशन नहीं कर पाता। चंद्रमा चंचल है और शनि ही उसको ठीक से बैठाता है। अब आगे पढ़ेंगे, एक योग बनता है जिसमें कैंसिलेशन ऑफ इवेंट्स है। कृष्णमूर्ति मैंने उस पैरा में आप देखिए लास्ट ब्लॉग में, आपको ब्लॉग पढ़ने के लिए इसलिए देती हूँ, उसमें कई चीजें मैं बोलने में मिस कर जाऊंगी, क्लास में नहीं है वो, उसका योग है। एक मेरा और भी ब्लॉग है अगर आप पढ़ें उसपे कि शनि जो है बचपन से लेके मृत्यु तक जिन जिन घरों से संबंध बनाता है, अब मैं उसका लिंक भेजूंगी, वो कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हम सिर्फ प्रेडिक्शन देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर डालेगा। अच्छा, गोचर में जिन जिन भावों से संबंध बनाता है। हाँ, जन्म से गोचर से इक्वेशन में सम सप्तम आता है, तीसरे बैठता है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं तो कि सैटर्न जो है, जब बच्चा जैसे ही बड़ा होना शुरू, जैसे शनि एक घर से जैसे ही गोचर करते हैं 2.5 साल में गोचर करते हैं। अब आप देखिए जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है, 2.5 साल का, उसमें कैसे ईगो डेवलपमेंट होती है। 2 साल का बच्चा टेरिबल टूज कहते हैं, फट से मना कर देगा, बुलाते रहो भाग जाएगा, उसका ईगो डेवलपमेंट हो रहा है। सैटर्न जैसे ही अपने घर से अलग हुआ वैसे ही उसको ईगो शुरू हो जाती है। सो इट्स इंटरेस्टिंग, उसको पढ़िएगा जरूर, आपके अपने लिए अच्छा है।